नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत। आज बात करेंगे एक अत्यंत गंभीर, ज्वलंत और एक ऐसे विषय पे जिसमें समाज को बहुत सोचने की और एक बहुत ही कहिए तो थॉटफुल विमर्श करने की आवश्यकता है। और एक ऐसा विषय जो कि आधी दुनिया या जिसको हम कहते हैं नारी शक्ति, उनके चिंताओं को, उनकी कंसर्न को लेकर है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया, इसको आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वो तो कर ही लीजिए प्लीज़, लेकिन अंत तक देखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ना कभी, किसी ना किसी स्टेज पर सभी को प्रभावित करती है, किसी एक रूप में या किसी को दूसरे रूप में। मैन विमेन दोनों को प्रभावित करती है। यद्यपि विषय आज महिलाओं से संबंधित है, नारी शक्ति संबंधित है। साथियों, आप सहमत होंगे कि कभी कभी मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि जो हमारे कार्यस्थल हैं, जहाँ पर महिलाएं, हमारी माँ बहन बेटियाँ कार्य करने के लिए जाती हैं, वहाँ उनके साथ कई बार कई तरह के दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं। जैसे जैसे समाज प्रगति कर रहा है, देश आर्थिक तरक्की कर रहा है, तो हम अपनी आधी शक्ति को, आधी जनशक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते। और किसी भी एक सभ्य और विकसित, विकासशील, एक प्रोग्रेसिव समाज, प्रगतिशील समाज की ये पहचान है और ये उसका इंडेक्स है कि वहाँ परिवारों में, समाज में कितनी महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र हैं और कार्य करती हैं। कोई भी जॉब हो, सर्विस हो, अपना प्रोफेशन हो या अपना बिजनेस हो, कुछ भी कर सकती है। ऐसे में जब हमने वास्तव में पिछले 3-4 दशकों में तेजी से लंबी छलांग लगाई है आर्थिक और सामाजिक विकास की तरफ, अभी भी एक मानसिकता समय समय पर कचोटती है। एक टेंडेंसी समाज में वो दुखित और द्रवित करती है, और वो है कि महिलाओं को देखने का, समझने का या एक्सपेक्ट करने का जो नज़रिया है पुरुषों का, वो पीड़ित करता है। इसी को लेके मुझे आज मन हुआ कि कुछ थोड़ा सा बातों पे चर्चा की जाए, जिससे कि ना केवल हमारे पुलिसकर्मियों में, बल्कि जो हमारे लीगल कम्युनिटी के लोग हैं और आम जनता के लोग, उन सब में थोड़ी सी अवेयरनेस आए, कॉन्फिडेंस आए। और विशेषकर जो हमारी स्त्री शक्ति है, कईयों को तो पता भी नहीं है कि क्या कानून है और क्या इसके प्रोविजंस हैं। तो थोड़ी सी चर्चा पहले कानून पर शुरू करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क इसका शुरू होता है। पहले मैं डिफाइन कर दूं कि वर्क प्लेसेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है कि जब कोई भी लड़की, कोई भी महिला घर से बाहर निकलती है कुछ भी काम करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, प्रोफेशन हो या कोई सरकारी या प्राइवेट कोई नौकरी है या उसका अपना व्यवसाय है, कुछ भी हो सकता है, तो जिस जगह पर वो काम करती है वो कार्यस्थल कहलाता है। इसमें कुछ भी हो सकता है। एक डोमेस्टिक हेल्प भी हो सकती है। किसी के घर में अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प है, मेड जिसको हम कहते हैं, वहाँ से शुरू करके और कितना भी बड़ा दफ्तर हो, प्राइवेट हो या सरकारी, में पहले बता दूं कि दोनों तरह के कार्यस्थल पर लागू होता है जो भी लीगल फ्रेमवर्क की हम चर्चा करने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयर हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो। तो उस कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। पहले दोस्तों था आईपीसी, उसका सेक्शन 354A, और अब जो बीएनएस है उसका सेक्शन 75। ये यद्यपि स्पेसिफिकली कार्यस्थल का जिक्र नहीं करता और एक आम रूप में एक जेनरिक डेफिनेशन देता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या, लेकिन जब ये डेफिनेशन दे देता है तो निश्चित रूप से फिर वो कार्यस्थल पर भी लागू होती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो बीएनएस का सेक्शन 75 है, उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन कैसे किया गया है। तो डिफाइंस को किया गया एग्जेम्प्लीफाई करते हुए। तो सबसे पहले वो कहता है कि कोई भी ऐसा काम या फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स,
ये पहला इसका एलिमेंट ऑफ डेफिनेशन है। दूसरा है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। डिमांड में और रिक्वेस्ट में दोनों में फ़र्क है। रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट होता है, बहका फुसलाकर भी हो सकती है, और डिमांड की जब बात करते हैं तो उसमें आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसके डिमांड जो शब्द है, इसमें कहीं ना कहीं अथॉरिटी की रमक आती है। एक चीज़ जो अथॉरिटी पूर्ण तरीके से कही गई हो, अथॉरिटेटिव तरीके से कही गई हो, या जहाँ एक्सपेक्टेशन इज दैट द अदर साइड विल कंप्लाई, दैट इज डिमांड। क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर आएंगे। उसके बाद शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमेन। कई बार, अभी मैं देख रहा था, कुछ महीने पहले की बात है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, सरकारी महकमे की बात बता रहा हूँ मैं, कि वो मीटिंग चल रही है और कुछ लोग अपना, एक दो लोग कोई पकड़े गए मोबाइल पे कुछ पोर्नोग्राफी की वीडियो देखते हुए, इस तरह की। एक मैं अभी देख रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, एक जगह कोई मीटिंग चल रही थी, प्रेजेंटेशन चल रहा था, और अचानक उसमें कोई पोर्नोग्राफिक कोई छोटा सा क्लिप आ गया। इमेजिन करिए आप, उसमें महिलाएं बैठी हुई थी, कितना एम्बैरेसिंग होता है वो। और ऐसी मीटिंग्स में जो दोनों ही लोग, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, जनरली सभी एज ग्रुप के होते हैं। वो ऐसे भी होते हैं जिनके अपने घर में अपने उनकी बच्चियां, बेटियां या बहनें काम कर रही हैं, उनकी पत्नियां भी कहीं किसी और वर्क स्थल पर काम कर रही हों, कार्यस्थल पर काम कर रही होंगी। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसी कई दिन से मैं सोच ही रहा था, तो आज लगा कि अवसर है तो मैं बात करूं। तो पोर्नोग्राफी फिल्म की बात, पोर्नोग्राफी कोई भी मटेरियल हो, उसकी बात ये हो गई। और उसके बाद नंबर 4 पर है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। ये सारे के सारे जो डेफिनेशन दिया गया है, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सारे के सारे बहुत ही वैल्यू लोडेड है। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बड़ा वाइड सी रेंज है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा एक मर्यादा के चलते हुए बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा डिटेल में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस ऑडियंस को, जिस व्यूअर्स को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वो बेसिक चीज़ें कम से कम अप्रिशिएट करते हैं, ये मान के, ये एज्यूम करके मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। तो अब इस लीगल फ्रेमवर्क में जो सेक्शन BNS का सेक्शन है, सेक्शन 75, इसमें सजा का प्राविधान है पहले 1 से 3 करना, जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस की बात मैंने की, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेयर और शोइंग पोर्नोग्राफी। इसमें 3 साल की RI है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, एंड नॉन कंपाउंडेबल है। शब्द को अंडरलाइन करिए, नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब इसमें समझौता नहीं हो सकता। लेकिन प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें होती है अभी आगे बताएंगे। और नंबर 4 जो है, जो मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स है, उसमें 1 साल की सजा है। रिगरस का जिक्र नहीं है, तो मतलब सिंपल हो गया, और विद फाइन है और बोथ। लेकिन वो भी कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन उसको भी ट्राई करता है। अब आप सोचिए कि 1 साल की सजा के जो मामले हैं, वो भी कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रायबल बनाएगा, नॉन कंपाउंडेबल है। उसका बड़ा क्लियर कट मैसेज है लेजिस्लेचर का, कानून का क्लियर कट संदेश है BNS का, कि कितनी महत्ता, कितनी इंपॉर्टेंस उसने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को दी है अपने पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में, और उसमें भी स्पेसिफिकली वर्क प्लेसेस पर। तो ये जो सेक्शन 75 है, या जो पहला 354A था IPC का, ये जनरली डील करता है विद जनरल एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अब जब एक्ट वर्क प्लेसेस की बात आती, तो कानून तो अलग नहीं है, उसके लिए एक अलग से एक्ट पास किया हुआ है पार्लियामेंट ने। और ये एक्ट कैसे पास हुआ, इसका ही मैं बताऊंगा स्टोरी। एक केस हुआ था, रीडिंग जजमेंट हुआ था माननीय उच्चतम न्यायालय का 2008 में। उसका नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें वर्क प्लेसेस पर क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स एम्प्लॉयर द्वारा लिए जाएंगे, कैसे कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाए, पूरा का पूरा खाका बना के गाइडलाइंस के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश निर्गत किए। उसकी लाइट में एक एक्ट बना जिसका नाम था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये एक दूसरा फ्रेमवर्क है, समझने की आवश्यकता है। खासकर मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ अपने, जो मेरी महिला कर्मचारी है, जो हमारे नारी शक्ति है, यंग लड़कियां हैं, जो और थोड़ा डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट जगह पर काम करते हैं, कि वो इस वीडियो को एक बार नहीं, 1 से अधिक बार सुने और इन चीज़ों को कंटेस्ट करें कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको क्या करना है, क्या देखना है, क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात है। ये प्योरली एजुकेशनल और अवेयरनेस वीडियो है, किसी के ऊपर कोई एस्पर्सन क्रिएट नहीं करूंगा मैं। तो इसमें डिफाइन किया गया पूरा खाका
कि कैसे, चूंकि इसका देखिए नाम देखिए, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेसेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। इसको कैसे प्रिवेंट करना है, प्रोहिबिट के कैसे रोकना है, और कैसे फिर रिड्रेसल होगा अगर कुछ होता है तो, इसके बारे में पूरा ये बात करता है। तो इसने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इस एक्ट ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया वर्क प्लेसेस पे टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ विमेन एम्प्लॉई सो फार एज सेक्सुअल हैरेसमेंट इज कंसर्न। तो पहले एम्प्लॉयर्स के लिए ड्यूटी इम्पोज करता है, इम्प्यूट करता है। तो उसमें सबसे पहला है जो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, वो एम्प्लॉयर मैंने पहले बताया, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, दोनों पे लागू है। बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट ऑफिस में भी लागू है, प्राइवेट कंपनीज, फैक्ट्रीज, एवरीवेयर। जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक मेड से लेके और ऊपर तक जिस भी पद पे कोई महिला कार्यरत है, उसको ये सारे के सारे अधिकार मिले हुए। तो एक तो उसको टू क्रिएट सेफ वर्क एनवायरनमेंट बाय डेटरेंस एंड प्रिवेंशन, वो ऐसा काम करेगा जहां डेटरेंस भी हो, प्रिवेंशन भी। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें। उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स बनाना है, सेपरेट लंच रूम बना दिया, बच्चों के लिए क्रचेस बना दिए, एक लाउंजेस क्रिएट कर दी सेपरेट वुमेन एम्प्लॉइज के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे वो है जहाँ पर कि उनको एक अलग से सुविधा देने की बात की गई है। इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाएगा जहाँ पर कि उसको डेटरेंस और प्रिवेंशन हो के इस तरह के कार्य वहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट ना होने पाए। उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि उसका इफेक्टिव रिड्रेसल होना चाहिए, ये इंश्योर करेगा। अब इफेक्टिव रिड्रेसल कैसे होगा ये हम अभी जस्ट बताएंगे। और सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो जैसा बीएनएस में दे दी गई है वैसी की वैसी यहाँ पर दी गई है। इनफैक्ट ये सारी डेफिनेशन वगैरह बेसिकली वो जो लीडिंग केस था विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान, वहीं से वो आया था। तो अब हम इसमें बेसिकली मानिए तो पूरा का पूरा जो एक्ट है, जैसे मैंने बताया कि विशाखा की जो गाइडलाइंस थी, विशाखा गाइडलाइंस के नाम से उसको जानते हैं, और जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब जानते हैं इसके बारे में। तो रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है इसमें, उसको समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले प्रत्येक डिपार्टमेंट में या किसी भी वर्क प्लेस पे एक इंटरनल कमेटी, जिसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक शिकायत समिति कहा जाएगा, ये बनाई जाएगी, जिसमें 10 या उससे अधिक एम्प्लॉइज होंगे और प्रेफरेबली इसमें विमेन एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसको हेड कौन करेगा इसके बारे में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जनरली अच्छा रहता है और ये प्रयास होना चाहिए कि इसको कोई विमेन ऑफिसर या विमेन एम्प्लॉय इसको हेड करे। हम लोग तो जहाँ जहाँ भी हमें मौका मिला, जब एसपी के रूप में या और बाद में डीआईजी, आईजी या फिर एचओडी के रूप में अपने डिपार्टमेंट का कंप्लेंट कमेटी बनाते थे, तो इनवेरिएबली हम लोग किसी महिला, चाहे वो किसी रैंक की महिला है, नॉन गजेटेड ऑफिसर भी अगर है, तो उनको अध्यक्ष बनाते थे उसका। और इसमें कोशिश कर ली जाती है कि 1, 2 या 2, 3 कोई सोशल वर्कर इस तरह के या किसी अन्य डिपार्टमेंट, जैसे प्रोबेशनर ऑफिसर होते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर्स, जिनका जो काम होता है वो कैदियों का वेलफेयर, कन्विक्ट्स का, एक्यूज का, इसके बारे में उनकी जो करेक्टिव सर्विसेज को देखते हैं, उनमें से किसी को रख लिया, इस तरह की चीज़ें किया करते थे। एक तो ये हो गया कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब मैं इसका छोटा सा प्रक्रिया बता देता हूँ कि यदि किसी के साथ कोई इस तरह का हैरेसमेंट होता है तो उसका सबसे पहला काम है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को एड्रेस करते हुए एक कंप्लेंट करे, उसकी कॉपी जो एचओडी हैं, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको भी करे। फिर एचओडी का काम है कि वो कंप्लेंट कमेटी को अपनी तरफ से भी निर्देश दें या रिक्वेस्ट करें कि वो इसकी जाँच करे। और उसके बाद इसमें कंप्लेंट, बाकायदा कंप्लेंट की जैसे जाँच होती है वैसे एक जाँच होती है, बयान होते हैं, गवाही ली जाती है, सबूत लिए जाते हैं, जो ही मटेरियल होता है वो किया जाता है, बाद में वो रिकमेंडेशन करते हैं। इसकी रिकमेंडेशंस में क्या है कि ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना है या कोई पेनल्टी लगानी है, ये सारा का सारा रिकमेंड करती है। और ये भी रिकमेंड कर सकती है कि क्या इसके लिए कोई पीनल प्रोविजंस का यूज़ किया जाए। यद्यपि जैसे मैंने बताया सेक्शन 75 में कंप्लेनेंट का अधिकार सुरक्षित है कि वो जाके कंप्लेंट करें और जो पुलिस केस है, पुलिस केस बनवाएं, पुलिस में उसकी कंप्लेंट करें, एफआईआर कराएं। लेकिन अगर किसी वजह से संकोच या फैक्ट फाइंडिंग में कुछ, एक ये होता है नेचुरल जस्टिस के अगर नज़रिए से देखो, और वो उस समय नहीं करना चाहती है, तो बाद में ये कमेटी ये भी रिकमेंड कर सकती है कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, एम्प्लॉयर्स को ये जिम्मेदारी है उनकी कि जो बीएनएस, जो मैंने बताया, अगर वो लेडी नहीं करती है, वो विमेन ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं करती है कंप्लेंट, तो ये फिर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो
बीएनएस के तहत जो प्रोविजंस है वो उनको रिपोर्ट करें उन मामलों को। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का सारा मैंने आपको बता ही दिया पूरा, कि वो इसमें पूरा का पूरा उसी की गाइडलाइंस पे सारा का सारा ये बना है। अब इसमें ये तो मैंने बता दिया आपको ढांचा, मोटा मोटा कि ढांचा क्या है, करीब करीब ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे लीडिंग केसेस हैं। अब मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं, मैं इसमें अपनी तरफ से क्या इनपुट आपको देना चाह रहा हूँ, और वो सारा का सारा एक लगभग 37-38 साल की जो पब्लिक लाइफ रही है उसमें क्या क्या किस किस तरह के देखने को चीज़ें मिलती है, उसका एक निचोड़ है छोटा सा, 2 ढाई 3 मिनट के अंदर। बहुत भारी मात्रा में इस तरह की गतिविधियां होती हैं, ये सच्चाई है। लेकिन रिपोर्ट जो होती है वो इतनी कम होती है, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल इंसिडेंट्स विच हैपन एट डिफरेंट वर्क प्लेसेस। ये स्थिति है, एक कोई परसेंटेज ही नहीं है जो कंप्लेंट सरफेस होती हैं या जिन मामलों में कंप्लेंट की जाती है। यद्यपि जो दूसरा पक्ष है वो कभी कभी ये भी कहता है कि साहब कई बार कंप्लेंट भी मोटिवेटेड होती है, हो सकता है, ये तो हर सिस्टम में होता है। ये तो अगर दहेज उत्पीड़न की बात करें तो वहाँ भी ऐसा होता है कि कुछ मोटिवेटेड कंप्लेंट्स होती है। किसी भी एक्ट की आप बात कर लीजिए, कोई भी जो प्रोसिक्यूशन होता है तो उसमें बहुत सारे मोटिवेटेड मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, मेलिशियस कंप्लेंट, इस तरह का तो शिकायतें आती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है साइलेंस, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि साइलेंस इज द मेन कल्प्रिट। क्योंकि चुप रहने से ना केवल जो एयरिंग ऑफिशियल है या एयरिंग कुलीग है या एयरिंग एम्प्लॉई है, मेल एम्प्लॉई है, ना केवल उसका मनोबल बढ़ता है बल्कि ये वो और आगे इसके लिए प्रेरित होता है करने के लिए। और पता चला कि आने वाले दिनों में वो ना केवल एक महिला बल्कि कई महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें करने के लिए उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है, मोटिवेशन का लेवल, वो और ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाती है उसकी। तो सबसे पहली जो गलती है वो गलती है साइलेंस। इसमें आगे आना चाहिए, आगे बोलना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि साहब बड़ा आसान है वीडियो में कह देना, बैठ के उपदेश देना। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं सब समझता हूँ, सारी चीज़ समझ रहा हूँ, सच्चाइयाँ क्या हैं, क्यों नहीं होता है ऐसा वो भी मुझे पता है, और मुझे उम्मीद है आपको भी पता होगा। लेकिन एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो मैंने समझा और देखा वो है कि सोशल स्टिग्मा। आप इमेजिन करिए अगर कोई महिला कर्मचारी इस तरह की शिकायत करे, फिर वो रिपोर्ट हो जाए मीडिया में, तो जो उसके आसपास समाज है वहाँ पर क्या रिएक्शंस होंगे, क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। कुछ चीज़ें मैं अनुत्तरित छोड़ देता हूँ आपको सोचने के लिए, मंथन करने के लिए। इसी के साथ साथ इससे क्या पैदा होता है, सोशल स्टिग्मा के कारण जो साइलेंस होता है उससे एक इम्प्लाइड टैसिट सोशल एक्सेप्टेंस हो जाती है इस तरह के बिहेवियर की, जो सबसे घातक, सबसे खतरनाक टेंडेंसी होती है। और उसके बाद है फैमिली कंडमनेशन, जो कि करीब करीब इसी का ऑफशूट है, इसी से जुड़ा हुआ है, कि जो फैमिली कंडमनेशन होता है उसको भी झेलना पड़ता है उस लड़की को, उस महिला को। एक ये बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जो काम का जगह है, दफ्तर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं, जो लीडरशिप पोजीशंस हैं, एचओडी की पोजीशन है, हेड ऑफ ऑफिस की पोजीशन है, जहाँ पर आप कार्रवाई करने की स्थिति में हैं, डिसीजन लेने की स्थिति में हैं, सबॉर्डिनेट को अगर उसने मिसबिहेव किया है, किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, तो उसको दंडित करने की स्थिति में है, ऐसी जगहों पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत वीक है। ये सही है कि आज़ादी के बाद और विशेषकर पिछले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो 90s में शुरू हुआ, करीब करीब 30-35 सालों में काफ़ी संख्या बढ़ी है, लेकिन वो अभी भी अपर्याप्त है। अब देखिए, हाल में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था कि वो लेजिस्लेचर्स में, पार्लियामेंट में और असेंबली में रिप्रेजेंटेशन देंगे महिलाओं को 33%, 1/3। देखते हैं उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, उस तरफ भी चीज़ें ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, सोच में फ़र्क पड़ रहा है, साइकी में फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है, और आई होप कि आप एग्री करेंगे इस बात से, कि जो डिसीजन मेकिंग है नीचे तो है, महिलाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो ऊपर के लेवल है, जहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, जहाँ पर कि आप अफेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, वहाँ पर महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लीडरशिप रोल में अभी भी सरकारी महकमों में या प्राइवेट
संस्थानों में महिलाओं की कमी है। और जहाँ जहाँ मैंने व्यक्तिगत अनुभव में पाया है कि जहाँ जहाँ एचओडी या इफेक्टिव पोजीशन पर महिलाएं हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाएं अचानक रिड्यूस होती हैं, डेफिनेटली रिड्यूस होती हैं। और अगर एक किसी घटना में एग्जेम्पलरी कार्रवाई हो जाए, नज़ीर जिसको बोलते हैं, नज़ीर बन जाए, फिर तो बहुत फर्क पड़ता है उसका। बस थोड़ा सा और 1-2 मिनट, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। इसके बाद एक और चीज़ इसमें जो पूरा फैक्टर है वो है कि जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, कॉरपोरेट सेक्टर जिसको आप बोलते हैं, यानी कि कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी, और चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि जो इंटरनल सिस्टम है, जो डिपार्टमेंट्स का ना, वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती हैं चीज़ें। आपका पूरा का पूरा कैरियर, आपका एसीआर, आपके प्रमोशंस, वो काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव है और हायरार्की बेस्ड है। इस सब के कारण भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि महिलाएं अपनी बात, पीड़ा को महसूस करते हुए भी, उस दंश को झेलते हुए भी, और अपने परिवार की, अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए, मजबूरियों का ध्यान रखते हुए, एक के बाद एक कई कई घटनाएं चुपचाप वो कड़वे घूंट की तरह उसको पीती रहती हैं, बोलती नहीं है। निश्चित रूप से कहना आसान है कि बोलना चाहिए, लेकिन बोलने की क्या उसके रिपरकशंस होते हैं, क्या उसके नतीजे होते हैं, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक है ना कहावत कि आसमान में छेद होता है, पत्थर तबीयत से उछाला जाने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, शुरुआत तो करनी ही होगी। अभी भी शुरुआत करते हैं, अभी कुछ साल पहले एक कैंपेन चला था, मी टू कैंपेन, तो बहुत बड़ी बड़ी उसमें खुलासे हुए थे, और उसके बाद काफ़ी उस तरफ अंकुश लगा है चीज़ों पे। तो शुरुआत की जाए, और थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगा इसमें। और देखिए, अगर आप सहते रहते हैं किसी चीज़ को, तो जो आक्रांता है उसका मनोबल बढ़ता है, और वो फिर और अपने जो उसका जो तरीका है ये सब करने का, उसमें वो विभत्स होता चला जाता है। तो उसको रेसिस्ट करना पड़ेगा, आगे आके बोलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये आपसे संवाद है, ये अपने मकसद में सफल होगा। और अगर थोड़े से भी हमारी महिला शक्ति जागरूक हुई और कुछ इससे थोड़ा ग्रहण कर पाई चीज़ों को, तो मुझे बहुत तसल्ली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके अपना सहयोग बनाए रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।